हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको कोवलेंट एंड आयनिक बॉन्ड के बारे में बताया था। आज उसी सीक्वेंस में मैं लेके आई हूँ नेक्स्ट टाइप ऑफ बॉन्ड, जो है कोऑर्डिनेट और डेटिव बॉन्ड। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, तो ये थर्ड टाइप ऑफ बॉन्ड है जिसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट और डेटिव बॉन्ड। तो क्लास 11th एंड बीएससी में फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, पूछा जाता है, और बेसिक्स के लिए भी केमिस्ट्री की बहुत इम्पोर्टेंट है टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स की नॉलेज होना। और ट्वेल्थ में तो पूरा चैप्टर ही है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री करके, कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स करके। तो वहाँ पे इस बॉन्ड की फिर से क्या होगी, बात होगी, और कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स में हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड को ही क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्या होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड? इसको डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं, इसको सेमी कोवेलेंट बॉन्ड भी कहते हैं, इसको सेमी पोलर बॉन्ड भी कहते हैं। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड के अदर नेम है। क्या क्या नेम है? डेटिव बॉन्ड, सेमी पोलर, सेमी कोवेलेंट बॉन्ड। अब क्या होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड? देयर इज अ स्पेशल केस ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। ये कोवेलेंट बॉन्ड का ही एक स्पेशल केस है। कोवेलेंट बॉन्डिंग के बारे में मैंने आपको बताया था कि जब दो एटम म्यूचुअल शेयरिंग के थ्रू या इक्वल इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के थ्रू बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं और अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करते हैं, तो उसी से बनता है कोवेलेंट बॉन्ड। अब ये एक स्पेशल केस है कोवेलेंट बॉन्ड का, in which the shared pair is contributed only by one of the two combining atoms। अब यहाँ पे आपको फोकस करना है वन को, यानी कि दो एटम्स जिनके बीच में ये बॉन्ड बन रहा है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन की जो शेयरिंग होगी वो दोनों एटम से इक्वल नहीं होगी, बल्कि दो एटम में से एक एटम ही अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, कंट्रीब्यूट करेगा बॉन्ड में, और अदर एटम उसको क्या करेगा, ओनली एक्सेप्ट करेगा, अपना एक भी इलेक्ट्रॉन वहां पे यूज नहीं करेगा। सच अ कोवलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट और डेटिव बॉन्ड। तो ऐसे कोवलेंट बॉन्ड को ही कोऑर्डिनेट या डेटिव बॉन्ड कहते हैं। अब यहाँ पे आपको फोकस करना है कि ये सच अ कोवलेंट बॉन्ड क्यों कह रहे हैं। हम तो बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेट की, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं ये सेमी कोवलेंट या सेमी पोलर क्यों कहलाता है, इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो सपोज दैट यहाँ पे ए एंड बी दो एटम्स हैं, तो दो एटम में से इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है, सपोज इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन की कंट्रीब्यूशन कौन कर रहा है, ए एटम। अगर ए एटम यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि वन बॉन्ड इक्वल टू टू इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ पे जो बॉन्डिंग में दो इलेक्ट्रॉन है, ये एक ए एक बी का नहीं है, बल्कि दोनों इलेक्ट्रॉन किसने यहाँ पे दिए हुए हैं, ए ने। तो ए का कंट्रीब्यूशन है, लेकिन इन दोनों इलेक्ट्रॉन को बॉन्डिंग के ए भी यूज करेगा एंड बी भी इनको क्या करेगा, यूज करेगा। तो अगर बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन दोनों यूज कर रहे हैं अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो हम इसको कोवलेंट बॉन्ड कहेंगे। लेकिन ये बॉन्ड म्यूचुअल शेयरिंग से तो नहीं बन रहे हैं ना, एक इलेक्ट्रॉन बी का एक ए का तो नहीं है, दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम ने दिए हैं। तो कंप्लीट इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर या कंप्लीट इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डोनेट किए हैं ए ने, और बी ने उनको क्या किया है, एक्सेप्ट किया है। तो यहाँ पे डोनर एक्सेप्टर सिस्टम बनता है। तो ये जो बॉन्ड इनके बीच में बनेगा कोऑर्डिनेट, उसको हम एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, और इस एरो का हेड होता है एक्सेप्टर की ओर और टेल होती है डोनर की ओर। तो डोनर यहाँ पे ए होगा और बी यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा। तो एक ही एटम यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहा है, डोनेशन कर रहा है, और बी उसको खाली एक्सेप्ट कर रहा है। लेकिन बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन को यूज दोनों एटम कर रहे हैं अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, इसलिए हम इसको कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पे मैंने जो लिखा है, सच अ कोवलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट और डेटिव बॉन्ड। तो ऐसे टाइप के कोवलेंट बॉन्ड को क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट और डेटिव बॉन्ड, जिसमें एक ही एटम क्या करे, शेयर्ड पेयर में कंट्रीब्यूशन करे। अब इसको वेल डिफाइन कर लेते हैं। इट इज डिफाइंड एज, it is a covalent bond in which both the electrons of the shared pair come from one of the two combining atoms। तो हम इसको कैसे डिफाइन करते हैं कि ये एक टाइप का कोवलेंट बॉन्ड ही है जिसमें से दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो शेयर्ड पेयर के हैं, वो केवल एक ही एटम यहाँ पे क्या करता है, कंट्रीब्यूट करता है, किसमें से, टू कंबाइनिंग एटम में से। अभी मैंने आपको समझाया था कि कंबाइन होंगे दो एटम,
शेयर्ड पेयर होगा सेंटर में, तो इस बॉन्ड पे जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं वो दोनों की इक्वल शेयरिंग से नहीं है, बल्कि ये आते हैं केवल एक ही एटम के कंट्रीब्यूशन से, और दूसरा उनको केवल क्या करता है, एक्सेप्ट करता है और अपने ऑक्टेट को दोनों क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। तो इस तरीके से बने हुए बॉन्ड को कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं और इसको रिप्रेजेंट करते हैं एक एरो से। The atoms which donates a pair of electron is referred to as donor। अब ऐसा एटम जो दोनों इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, डोनेट करता है या कंट्रीब्यूट करता है, तो उसको हम कहेंगे डोनर एटम। तो यहाँ पे ए जो होगा वो डोनर होगा और बी जो होगा वो क्या होगा, एक्सेप्टर होगा। while the one which takes the electrons is known as acceptor। और जो अदर एटम होगा बॉन्डिंग का जो कि इन शेयर्ड पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है, जो कि ए ने डोनेट किए थे, तो इस एटम को कहेंगे एक्सेप्टर। तो यहाँ पर डोनर एक्सेप्टर सिस्टम बनेगा, एक दोनों इलेक्ट्रॉन्स को बॉन्ड के शेयर्ड पेयर को डोनेट करेगा और दूसरा उसको क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। तो ये डोनर कहलाएगा और ये क्या कहलाएगा, एक्सेप्टर। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई एन एरो, इसको एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, पॉइंटिंग फ्रॉम डोनर टू द एक्सेप्टर एटम। ये कहाँ से कहाँ की ओर पॉइंटेड होता है, डोनर से एक्सेप्टर की ओर, यानी कि टेल होगी डोनर की ओर और एरो हेड होगा किसकी ओर, एक्सेप्टर की ओर। इट इज ऑल्सो नोन एज सेमी कोवलेंट बॉन्ड, इसको सेमी कोवलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट मैंने लिया है N2O नाइट्रस ऑक्साइड, जिसको हम लाफिंग गैस भी कहते हैं। तो इसमें हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। तो N2O का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये N2O का स्ट्रक्चर है। नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है, यानी कि नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना सकता है मैक्सिमम। और अगर अपना लोन पेयर डोनेट करे तो 4 बॉन्ड्स वो बना सकता है। और ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, यानी कि वो मैक्सिमम 2 बॉन्ड बनाएगा। अगर अपना लोन पेयर डोनेट करे तो 3 बॉन्ड्स भी वो बना सकता है। तो विद पॉजिटिव चार्ज वो 3 बॉन्ड बनाएगा। अब यहाँ पे मैंने N2O का जो स्ट्रक्चर बनाया है, इसमें इस नाइट्रोजन की वैलेंसी तो कंप्लीट है 1 2 3, और साथ में इसके पास एक लोन पेयर होगा। बट इस नाइट्रोजन को देखो जो सेंटर में है 1 2 3 एंड 4, ये 4 बॉन्ड्स बना रहा है। तो ये 4 बॉन्ड किस कंडीशन में बनाएगा, जब ये अपना लोन पेयर डोनेट करेगा। तो इसने अपना लोन पेयर डोनेट किया है किसको, ऑक्सीजन को। तो इस पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। और ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी होती है तो इसने एक ही बॉन्ड बनाया है, इसलिए इस पे एक निगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि इसका लोन पेयर इसने किसको डोनेट किया है, ऑक्सीजन को। तो इसलिए नाइट्रोजन यहाँ पे डोनर हो गया, ऑक्सीजन यहाँ पे एक्सेप्टर हो गया। जबकि ये नाइट्रोजन ऐसे ही न्यूट्रल रहेगा, तो ये एज सच ऐसा ही रहेगा क्योंकि इसकी वैलेंसी कंप्लीट है। बट जो सेकंड नाइट्रोजन एटम है वो डोनर होगा, तो इससे एरो लगेगा कहाँ की ओर, ऑक्सीजन की ओर। तो यहाँ पे ऑक्सीजन एक्सेप्टर एटम है एंड नाइट्रोजन क्या है, डोनर। तो यहाँ पे जो ये एरो से हम बॉन्ड को इंडिकेट कर रहे हैं, दैट इज कोऑर्डिनेट और डेटिव बॉन्ड। तो यही कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। यहाँ पे इसको चार्ज से शो किया है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। अब मैं अगर इसमें इलेक्ट्रॉन्स को शो करूँ, तो अगर मैं इसके इलेक्ट्रॉन्स की बात करूँ, नाइट्रोजन के एटॉमिक नंबर होता है 7 और इसके आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 1 2 3 यहाँ शेयरिंग में दे देगा इस नाइट्रोजन के साथ, 4 5 तो ये लोन पेयर की तरह यहाँ पर रहेंगे। सेकेंड नाइट्रोजन के भी 1 2 3 यहाँ शेयर हो जाएंगे, 4 5 यहाँ पर एक लोन पेयर हो जाएगा। ऑक्सीजन के 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 एज सच ऐसे ही रहेंगे। अब यहाँ पे क्योंकि नाइट्रोजन डोनर है, ऑक्सीजन एक्सेप्टर है, तो ये जो बॉन्ड बनेगा कोऑर्डिनेट, इसमें प्रेजेंट दोनों इलेक्ट्रॉन किसकी ओर से आएंगे, नाइट्रोजन की ओर से। तो ये अपना पूरा लोन पेयर इसको क्या करेगा, ऑक्सीजन को डोनेट कर देगा। तो ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी थे, बॉन्डिंग के 2 इलेक्ट्रॉन को ये क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा और अपना ऑक्टेट क्या कर लेगा, कंप्लीट कर लेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। इस नाइट्रोजन की बात करें तो 1 2 3 4 5 6, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है तो 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, 7 8 ये अपना ऑक्टेट इससे कंप्लीट करेगा। अब बात करते हैं किसकी, सेंटर वाले नाइट्रोजन की। तो 1 2 3 4 5 6, तो ये हैं 7 8 इसी के डोनेट किए हुए इलेक्ट्रॉन है, तो इसको ये भी शेयर करेगा। तो इस तरीके से तीनों का ऑक्टेट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अब है नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल जो है अमोनियम आयन NH4 पॉजिटिव। ये किससे बनता है, अमोनिया से। तो जब हम अमोनिया को या एक्वस अमोनिया को लेते हैं, तो अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3 विद अ लोन पेयर। इसका पिरामिडल स्ट्रक्चर होता है और एक लोन पेयर इसके पास होता है। तो
तो यहाँ पे जब ये क्या करता है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है या एक प्रोटॉन यहाँ पे इसकी इन्फ्लुएंस में होता है, तो प्रोटॉन क्या होता है, H पॉजिटिव, इस पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है, इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। तो जिस एटम के पास इलेक्ट्रॉन 0 हो, चार्ज केवल प्रोटॉन का होता है, इसलिए हम इसको प्रोटॉन भी कहते हैं। ये अपना लोन पेयर, क्योंकि इसके पास तो इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो ये शेयर क्या करेगा इसके साथ, कुछ भी नहीं, ये शेयर करने की हालत में ही नहीं है, इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। तो नाइट्रोजन इस पे दया करके अपना पूरा लोन पेयर इसको क्या कर देगा, डोनेट कर देगा और इसके साथ बॉन्डिंग कर लेगा। रिमेंबर दैट 1 बॉन्ड इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे अगर नाइट्रोजन अपना लोन पेयर प्रोटॉन को देगा, डोनेट करेगा, तो नाइट्रोजन एंड प्रोटॉन के बीच में एक बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। ये 2 इलेक्ट्रॉन एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड का क्या करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हुआ है। 1 2 3 हाइड्रोजन इसके पास ऑलरेडी रहेंगे। जो 4th प्रोटॉन आएगा वो ये अपना लोन पेयर डोनेट करके इसके साथ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा। अब यहाँ पे नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर डोनेट किया है, तो नाइट्रोजन डोनर होगा, इसकी ओर टेल होगी, और प्रोटॉन यहाँ पे एक्सेप्टर होगा, तो इसके पास एरो हेड होगा। और हम इसको इंडिकेट कर सकते हैं तो NH4 और यहाँ पे पॉजिटिव आयन शो कर देंगे, क्योंकि नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर इसको डोनेट किया है, तो नाइट्रोजन के पास क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। तो वैसे भी नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी होती है, तो एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बना रहा है, तो इस एक्स्ट्रा बॉन्ड की वजह से इसने अपना लोन पेयर क्या डोनेट कर दिया है, तो इस पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। अगर हम इसके इलेक्ट्रॉन शेयरिंग की बात करें, तो यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया हुआ है, ये नाइट्रोजन है, ये 3 हाइड्रोजन है अमोनिया के। 4th हाइड्रोजन जो अमोनियम आयन में प्रोटॉन आएगा वो यहाँ पे आएगा। अब नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये क्रॉस से मैंने इंडिकेट किए हैं 1 2 3 3, तो ये हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा, कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। 4th जो है इसमें हाइड्रोजन की कोई शेयरिंग नहीं है, ये अपना पूरा लोन पेयर इस प्रोटॉन को डोनेट कर देगा, क्योंकि प्रोटॉन के पास इलेक्ट्रॉन 0 है, ये कोई शेयरिंग करने में एबल नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे पूरा पेयर कौन डोनेट करेगा, नाइट्रोजन। और इन तीनों हाइड्रोजन के 1 डॉट इलेक्ट्रॉन मैंने जो शो किए हैं, ये नाइट्रोजन के साथ शेयर करेंगे, तो ये 3 कोवलेंट बॉन्ड बनेंगे। लेकिन जो प्रोटॉन के साथ बनेगा नाइट्रोजन का, ये 4th बॉन्ड दोनों नाइट्रोजन की ओर से डोनेट किए गए हैं, तो यहाँ पे बनता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो इस तरीके से अमोनियम आयन का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट एंड थर्ड एग्जाम्पल है PH4 पॉजिटिव आयन, यानी कि फॉस्फोनियम आयन। अब फॉस्फिन भी बिल्कुल अमोनिया की तरह पिरामिडल स्ट्रक्चर की होती है, इसके ये एक ही ग्रुप के मेंबर हैं, तो ये भी क्या करेगी, तो ये भी PH3 का फॉर्मेशन करेगा। तो ये 3 तो कोवलेंट बॉन्ड होंगे और 4th इस पे लोन पेयर होगा, क्योंकि ये भी 15th ग्रुप में आता है, इसके भी आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 1 2 3 ये 3 हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा, एक इसके पास 2 लोन पेयर की तरह इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होंगे। तो ये भी जब प्रोटॉन के इन्फ्लुएंस में आएगा, तो ये अपना लोन पेयर डोनेट करेगा इस प्रोटॉन को, तो डोनर यहाँ पे फॉस्फोरस होगा और एक्सेप्टर कौन होगा, प्रोटॉन। तो PH3 में 3 हाइड्रोजन तो एज सच ऐसे ही रहेंगे, बट जो 4th प्रोटॉन है ये फॉस्फोरस को अपना लोन पेयर डोनेट कर रहा है, तो इन दोनों के बीच में यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। तो दोनों इलेक्ट्रॉन फॉस्फोरस दे रहा है, तो ये डोनर और प्रोटॉन यहाँ क्या होगा, एक्सेप्टर। तो यहाँ पे जो एरो या कोऑर्डिनेट बॉन्ड की डायरेक्शन होगी वो डोनर से कहाँ की ओर होगी, एक्सेप्टर की ओर। और अब यहाँ पे भी फॉस्फिन ने अपना लोन पेयर डोनेट किया है, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो इसलिए इस पॉजिटिव चार्ज को हम कहाँ शो करेंगे, ब्रैकेट के बाहर। तो ये PH4 फॉस्फोनियम आयन बन जाएगा। अब यहाँ पे भी अगर हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, तो फॉस्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इस हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने दिया है। यहाँ भी सेकेंड इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा, थर्ड इस हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा, एंड जो 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमेनिंग होंगे उनको डोनेट करेगा प्रोटॉन को। तो ये दोनों क्रॉस जो इलेक्ट्रॉन हैं ये फॉस्फोरस ने यहाँ पे डोनेट किए हैं, और प्रोटॉन इनको क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। तो इस तरीके से इनके बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड की क्या होगी, फॉर्मेशन। अब ऐसा क्यों करना है, क्योंकि इन सभी का एक ही रीज़न है कि एटम्स को अपना ऑक्टेट क्या करना है, कंप्लीट करना है। अब हाइड्रोजन के लिए ऑक्टेट तो होता नहीं, तो क्या होता है, डुप्लेट। तो ये अपने डुप्लेट को कंप्लीट करेगा इस शेयरिंग से। तो ये 3 तो कोवलेंट बॉन्ड है, इनको कोऑर्डिनेट नहीं कहेंगे, क्योंकि यहाँ म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है, एक इलेक्ट्रॉन फॉस्फोरस, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन।
एक फॉस्फोरस एक हाइड्रोजन, एक फॉस्फोरस एक हाइड्रोजन। पर जो यहाँ पे है, यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन फॉस्फोरस की ओर से हैं, तो ये डोनर हो गया, और यहाँ पे H क्या हो गया, एक्सेप्टर हो गया। तो यहाँ पे बनेगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। नेक्स्ट एंड फोर्थ एग्जाम्पल है हाइड्रोनियम आयन, काफी इंपोर्टेंट है। तो हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव मीन्स जब वाटर मॉलिक्यूल एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है तो वो हाइड्रोनियम आयन की क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। प्रोटॉन जो है वो फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर हम किसी भी एसिडिक सॉल्यूशन की बात करें सपोज दैट, तो जब हम एसिड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो एसिड में क्या प्रॉपर्टी होती है, अपने प्रोटॉन लूज करने की। तो वो जब अपना H+ गिव अप करेगा तो उस सॉल्यूशन में प्रेजेंट वाटर मॉलिक्यूल इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेंगे और हाइड्रोनियम आयन की क्या करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे जैसे H2O मॉलिक्यूल है, अब वाटर में प्रेजेंट सेंट्रल एटम ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं। तो ये अगर प्रोटॉन के इन्फ्लुएंस में होगा तो ये अपना लोन पेयर इसको डोनेट करेगा। तो ये जो 2 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बना रहा है ये कोवलेंट बॉन्ड होंगे। इसमें म्यूचुअल शेयरिंग होगी हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन की। बट जो ये प्रोटॉन आएगा इसके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, इलेक्ट्रॉन 0 है। तो ये ऑक्सीजन अपने लोन पेयर को डोनेट करके इसको अपने साथ बॉन्डिंग में ले लेगा। तो ये क्या बन जाएगा, H2O तो ऑलरेडी था ही, तो ये प्रोटॉन इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा। तो इस तरीके से H3O यहाँ पे बनेगा। अब क्योंकि यहाँ पे सेंट्रल एटम ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर डोनेट किया है तो इस पे डेफिशिएंसी के लिए पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो इस तरीके से भी हम इसको इंडिकेट कर सकते हैं या शो कर सकते हैं H3O पॉजिटिव। एक ही लोन पेयर दिखाएंगे क्योंकि दूसरा लोन पेयर जो है इसने क्या कर दिया, डोनेट कर दिया प्रोटॉन को और हाइड्रोनियम आयन की फॉर्मेशन की। तो यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर इसका शो किया है। तो H2O तो था ही, तो अब यहाँ पे एक प्रोटॉन और आ गया। तो यहाँ पे ये 2 बॉन्ड तो म्यूचुअल शेयरिंग से बनेंगे। जो डॉट वाले 2 इलेक्ट्रॉन हैं ये हाइड्रोजन के हैं और क्रॉस वाले जो हैं वो ऑक्सीजन के हैं। तो ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, तो 1 और 2 यहाँ पे शेयर करेगा इन हाइड्रोजन के साथ, तो 2 कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। 3 4 5 6, तो यहाँ पे 2 लोन पेयर थे। एक लोन पेयर तो एज सच ऐसे ही रहेगा, लेकिन जो सेकेंड लोन पेयर है वो प्रोटॉन को डोनेट कर देगा। तो इस तरीके से दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की ओर से हैं, तो ये डोनर हो गया और ये यहाँ पे क्या हो गया, एक्सेप्टर हो गया। तो इनके बीच में एक कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, बॉन्ड बनेगा इस तरीके से। यहाँ पे मैंने ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल लेने की कोशिश की है जिससे आपको समझने में कोई डाउट ना हो। अब यहाँ पे लेते हैं लास्ट एंड फिफ्थ एग्जाम्पल जो मैंने लिया है लुईस एसिड एंड बेस कॉम्प्लेक्स का, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लुईस एसिड और बेस कंसेप्ट में लुईस एसिड क्या होते हैं, भाई लुईस एसिड वो होते हैं जिनके पास वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने की एबिलिटी होती है। ये अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने से 2 इलेक्ट्रॉन दूर होते हैं, इससे इनमें एबिलिटी होती है कि लोन पेयर के दोनों इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की। जबकि लुईस बेस क्या होते हैं, ये ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जिनके पास एक्स्ट्रा डोनेट करने के लिए इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, यानी कि ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करने में एबल होते हैं। सिंपल वर्ड्स, जो लोन पेयर डोनर होते हैं वो लुईस बेस और जो लोन पेयर एक्सेप्टर होते हैं वो लुईस एसिड। भाई सिंपल सी बात ये है कि एक्सेप्टर वही होगा जिसके पास डेफिशिएंसी होगी, जैसे BF3 ऑक्टेट का एक्सेप्शन भी है, तो इसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल होता है जिसमें ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करने की एबिलिटी रखता है। और लुईस बेस में मैंने लिया है अमोनिया जिसके पास एक एक्स्ट्रा लोन पेयर होता है डोनेट करने के लिए। तो ये अपना लोन पेयर इस मॉलिक्यूल को क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल को डोनेट करेगा। तो ये एसिड बेस कॉम्प्लेक्स बनाएंगे और इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो बनेगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो NH3 को हम सच ऐसे ही लिख लेंगे और BF3 को भी हम ऐसे ही लिख लेंगे, लेकिन नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर डोनेट किया है तो ये डोनर और ये यहाँ पे बोरॉन एक्सेप्टर। तो इस तरीके से दोनों के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड यानी कि एक एरो बनेगा। तो इसकी जो टेल होगी वो डोनर की ओर होगी और हेड होगा वो एक्सेप्टर की ओर होगा। तो ये लुईस एसिड बेस क्या बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स, और जो इसमें बॉन्ड बना वो बनेगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब बात करते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड की, अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड हमने डिस्कस कर लिया, उसके एग्जांपल्स हमने डिस्कस कर लिए। अब बात करते हैं कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स को शो करता है। सिंस इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट एंड कोवैलेंट बॉन्ड्स, क्योंकि ये एक कॉम्बिनेशन है कोऑर्डिनेट बॉन्ड किसका, इलेक्ट्रोवैलेंट यानी कि आयनिक और कोवैलेंट बॉन्ड का
hence usually possess most of their properties in between ionic and covalent compounds। तो ये कॉम्बिनेशन है आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड का, इसलिए इसको सेमी कोवलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। तो इसलिए इनकी जो मोस्ट ऑफ प्रॉपर्टीज होंगी वो किसके बीच की होंगी, वो आयनिक और कोवलेंट कंपाउंड्स के बीच की होंगी। मैं पहले डिस्कस कर चुकी हूँ करेक्टरिस्टिक ऑफ आयनिक एंड कोवलेंट कंपाउंड्स की। तो इसमें हाफ नेचर आयनिक का हो रहा है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन का डोनेशन और एक्सेप्शन कर रहे हैं, और हाफ नेचर यहाँ किसका शो हो रहा है, कोवलेंट का, क्योंकि यहाँ पे यूज उस बॉन्डिंग पेयर को दोनों एटम कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ कोवलेंट नेचर भी शो होता है। तो वो आयनिक एंड कोवलेंट कंपाउंड के बीच की होगी। अब वो क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, दीज आर एज फॉलोज। फर्स्ट है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। हमने पढ़ा था कि आयनिक कंपाउंड में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होते हैं, तो जिस वजह से उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं, जबकि कोवलेंट बॉन्ड में वीक अट्रैक्टिव फोर्स होते हैं, तो उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट आयनिक के कंपेयर में क्या होते थे, कम होते थे। तो यहाँ पे इनके बीच की प्रॉपर्टी क्या आएगी, दे आर यूजुअली हायर देन कोवलेंट कंपाउंड्स। अब इनके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होंगे वो कोवलेंट कंपाउंड से तो क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, बट लोअर देन आयनिक कंपाउंड, लेकिन आयनिक से कम होंगे, क्योंकि इस बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो आयनिक से कम बट कोवलेंट से क्या है, ज़्यादा है। तो इसलिए इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कोवलेंट से हायर होंगे और आयनिक कंपाउंड से क्या होंगे, लोअर होंगे। सेकेंड है सॉल्युबिलिटी। हमने पढ़ा था कि कोवलेंट कंपाउंड इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, जबकि आयनिक क्या होते हैं, हाईली सॉल्युबल होते हैं। ये क्या सॉल्युबिलिटी शो करेंगे, दे आर यूजुअली इनसॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट, फॉर एग्जाम्पल वाटर। तो ये पोलर सॉल्वेंट में इनसॉल्युबल होते हैं, नहीं घुलते हैं जैसे कि वाटर में, बट सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। पोलैरिटी की बात करें, दे आर सेमी पोलर इन नेचर। अब ये सेमी पोलर नेचर के होते हैं, यानी कि हाफ पोलर नेचर के होते हैं। दे आर मोर पोलर देन कोवलेंट, ये कोवलेंट से तो ज़्यादा पोलर होते हैं, बट लेस पोलर देन आयनिक कंपाउंड, लेकिन आयनिक की जितनी पोलैरिटी स्ट्रेंथ इनमें नहीं होती है। इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वहाँ पे एक एटम इलेक्ट्रोपॉजिटिव टाइप होता है और एक एटम वहाँ पार्टिसिपेट करने वाला इलेक्ट्रोनेगेटिव टाइप होता है, तो ये सेमी पोलर नेचर को शो कर रहे हैं। तो इनकी पोलैरिटी जो होगी वो आयनिक कंपाउंड से कम होगी, लेकिन कोवलेंट से क्या होगी, ज़्यादा होगी। नेक्स्ट एंड फोर्थ, कंडक्टिविटी। ड्यू टू द अब्सेंस ऑफ फ्री आयंस। अब इसमें फ्री आयन तो बन नहीं रहे हैं, यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव चार्ज तो एक्वायर हो नहीं रहे हैं, यहाँ पे डोनेशन और एक्सेप्शन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का। तो क्या कहेंगे, ड्यू टू द अब्सेंस ऑफ फ्री आयंस दे आर अनेबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द फ्यूज्ड स्टेट और इन एक्व सॉल्यूशन। क्योंकि इनमें फ्री आयंस प्रेजेंट नहीं है, तो ना तो ये फ्यूज्ड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे और ना ही ये एक्व सॉल्यूशन में कोई कंडक्टिविटी को शो करेंगे। अब यहाँ पे मैंने एक नोट लिखा हुआ है, द कंपाउंड्स कंटेनिंग वन और मोर कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। ऐसे कंपाउंड जिनमें एक या एक से ज़्यादा कोऑर्डिनेट बॉन्ड यानी कि एरो टाइप ऑफ बॉन्डिंग होती है या कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग होती है, आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स। तो ऐसे कंपाउंड को क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट कंपाउंड कहते हैं। ऑब्वियसली जिनमें आयनिक बॉन्ड बनेगा वो आयनिक कंपाउंड्स कहलाएंगे, जिनमें कोवलेंट बॉन्डिंग होगी वो कोवलेंट कंपाउंड्स कहलाएंगे, और जिनमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा उनको कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स कहेंगे। तो क्लास 12th में हमने पूरे कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स की स्टडी करनी है, होल चैप्टर इस पे है। एंड बीएससी थर्ड ईयर में भी सीएफटी हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स के लिए, सेकेंड ईयर में भी हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, तो वहाँ पे हम उनको फिर से डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कीजिएगा।